हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस शंकर आईएएस एनवायरनमेंट के कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बीच में थोड़ा सा डिले हो गया था, ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट। वो कभी कभार कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो हो जाता है, लेकिन ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि इस कोर्स को जितना रेगुलर ये पहले था उतना ही रेगुलर रखा जाए और कोशिश की जाए कि जितनी जल्द से जल्द हो सके आप लोगों के लिए जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर दे के इस कोर्स को जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट किया जाए, ठीक है। तो पार्ट थर्ड में आज हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर 6 को लेकर। हम लोगों ने जो डिस्कशन स्टार्ट किया था रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसमें अगर आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोग पढ़ रहे थे तो सोलर एनर्जी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी, ठीक है ना, विंड के बारे में बात कर ली थी और हाइड्रो के बारे में बात कर ली थी, ठीक है ना। विंड में आपको मैंने विंड फार्म्स वगैरह के बारे में बताया था, ऑन शोर ऑफ शोर विंड फार्म्स के बारे में। वहाँ पर मैंने आपको जो हॉरिजॉन्टल सेटअप होता है, जो वर्टिकल सेटअप होता है, उसके बारे में थोड़ा सा चीज़ें बताई थी। और हाइड्रो के बारे में, जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं वो क्या होता है, उनकी कैपेसिटी वगैरह के बारे में बात करी थी। आज हम लोग जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इसी में, और मोस्ट प्रोबेबली एक लेक्चर और लगेगा हमें, जिसके में ये जो चैप्टर है आपका 6 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात यहाँ पर और बताना चाहूँगा, वो ये है कि इस बुक का हम लोग एज सच मतलब हर चैप्टर कवर नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन आने की चांसेस हैं, जैसे कि अभी एक चैप्टर है जो रीसेंट एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स करके एक चैप्टर है, ठीक है ना। उस चैप्टर को एज सच हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि उस तरीके के चैप्टर्स का एज सच रिलेवेंस कम है, ठीक है। वो जो रीसेंट इश्यूज हो रहे हैं या जो रीसेंट इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं, दैट कैन बी टैकल्ड इन अ बेटर वे अगर हम उसको करंट अफेयर्स के साथ पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए उसको यहाँ पर हम लोग कवर नहीं करेंगे। जितने भी चैप्टर्स यहाँ पर इस बुक में है, आई थिंक 28-29 चैप्टर्स के आसपास इस बुक में है, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे वो सभी यहाँ पर इस कोर्स में इंक्लूड कर लिए जाएंगे, तो ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इस बात से कोई नाराज नहीं होंगे कि एक एक चैप्टर यहाँ पर नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसी बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा कि जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए कवर जरूर किया जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वगैरह आपसे मिस ना हो। और बाकी फुल कोर्स जो है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस के साथ साथ नोट्स जो है हर चैप्टर के मिल जाएंगे। क्विजेज अभी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्द जो है वो भी वहाँ पर अपडेट कर दिए जाएंगे। तो अगर आप लोग कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज हम अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं ओशियन थर्मल एनर्जी से, ठीक है। थर्मल एनर्जी का मतलब आप ऑब्वियसली बात है समझते हैं, थर्मल इज रिलेटेड टू हीट। अब वो हीट ओशियन से कैसे मिलेगी ये हमने देखना है, ठीक है। देखिए, लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द ओशियंस एंड सीज, ठीक है। समुद्र में या ओशियंस जो होते हैं, यानी कि जो महासागर होते हैं और समुद्र होते हैं, वहां पर भी सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा स्टोर होती है, ठीक है। और लगभग एक एवरेज के अनुसार अगर हम बात करें तो कितना है, देखिए 60 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द ट्रॉपिकल सीज। ट्रॉपिकल सीज मतलब ऐसे सीज जो ट्रॉपिकल रीजन्स में है, ठीक है ना, जो इक्वेटर है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है, दैट इज नोन एज योर ट्रॉपिकल एरिया। और उस एरिया के जितने भी समुद्र हैं, जितने भी सीज, ओशियंस वगैरह हैं, उसका अगर हम 60 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया देखें तो वहां पर लगभग कितनी सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है, जो कि इक्विवेलेंट है किसके, 245 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, ठीक है। यानी कि 245 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल से हमें जितनी एनर्जी मिलेगी उतनी एनर्जी यहां पर इस एरिया के जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां के समुद्र अपने में एज अ सोलर एनर्जी के फॉर्म में, सोलर रेडिएशन के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। अभी कैसे करते हैं ये आप लोगों को ज्योग्राफी का अगर थोड़ा सा आइडिया है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सरफेस होती है वो ज्यादा गर्म होती है, जो नीचे की जैसे जैसे नीचे जाते रहते हैं वहां पर एक टर्म होता है दैट इज नोन एज थर्मोक्लाइन, ठीक है ना, कि जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। जैसे कि अगर इस तरीके का हम डायग्राम बनाते हैं तो सरफेस पर अगर ये इस तरीके से चलता है तो नीचे जाके ये फिर एकदम से ऐसे करके कम हो जाता है और फिर कांस्टेंट सा हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली नोन एज थर्मोक्लाइन। तो जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा एट दी सरफेस और किसी डेप्थ पर, उस टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग यूज करेंगे, उस टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग हार्नेस करेंगे और वहां पर हम लोग जो है एनर्जी को निकालेंगे। वहां से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे एनर्जी, देखते हैं वहां से। देखिए, अब इसी एनर्जी को, ये जो स्टोर्ड एनर्जी है, इसी एनर्जी को हार्नेस करने की प्रोसेस को बोला जाता है OTEC, दैट इज ओशियन थर्मल एनर्जी
कन्वर्जन। ठीक है, अब ये कन्वर्जन क्यों बोला है, एनर्जी जनरेशन क्यों नहीं बोला है? अगर आप लोगों को एक लॉ होता है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, जो हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं उन लोगों को ये चीज पता होगी, ठीक है, जिनको अगर नहीं पता है तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि एनर्जी एक ऐसा टर्म है या एनर्जी एक ऐसी एंटिटी है विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी को आप बना नहीं सकते, एनर्जी को आप बिगाड़ नहीं सकते, बर्बाद नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बोला जाता है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर। तो इसीलिए यहां पर बोला गया है एनर्जी कन्वर्जन। हम क्या कर रहे हैं, जो सोलर एनर्जी यहां पर स्टोर हो रही है उसको हम किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, आप अभी तक अगर आप लोग एक चीज ध्यान से देखें, मैंने आपको पीछे विंड के केस में भी बताया था कि जो विंड एनर्जी होती है उससे हम लोग जो हमारे विंड मिल्स होती हैं उसके ब्लेड्स को घुमाते हैं, रोटर को टर्न होता है। सिमिलरली हमारे जो हाइड्रो के केस में होता था कि हमने एक क्या करा है, एक डैम वगैरह बनाया है, रिजर्वॉयर बना है, वहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है, तो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। फिर वो जब पानी जो है एक हाइट से नीचे आएगा तो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी से फिर क्या होता है कि जो टरबाइन वगैरह है उसके ब्लेड्स, उसके रोटर्स मूव करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो बेसिकली अ काइंड ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ओनली। ठीक है, एनर्जी के केस में हमेशा ध्यान रखेंगे, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक, तो हम जो ये OTEC कर रहे हैं यानी कि ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इट यूजेस द टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन द सरफेस ऑफ द ओशन, मैंने बताया आपको सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा होगा, एंड द डेप्थ ऑफ अबाउट 1000 मीटर, यानी कि सतह से 1000 मीटर की गहराई पर हम लोग जाएंगे और वहां पर का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसको हम लोग यूज करेंगे टू ऑपरेट अ हीट इंजन, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस होगी। ठीक, चलिए, इसके बाद वेव एनर्जी भी है, क्योंकि ओशन के ऊपर से वेव एनर्जी भी निकल सकती है, क्योंकि ओशन के ऊपर वेव्स होती हैं। तो वेव्स कैसे बनती है, वेव्स रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द विंड विद द सरफेस ऑफ द सी। ठीक है, समुद्र के ऊपर क्या है, सतह में पानी है। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। सतह के ऊपर ऐसे पानी है, ठीक है, अब अगर विंड इसके ऊपर से ब्लो करेगी, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर इस तरीके से वेव्स वगैरह बनेंगी। अब ये वेव्स कैसे बन रही हैं, इट बाय द इंटरेक्शन ऑफ विंड, क्योंकि विंड का जब इंटरेक्शन है, जब इसके ऊपर वायु जो है पानी के ऊपर जब चलेगी तभी तो विंड बनेगी क्या, वेव्स। ठीक है, जिनको बोला जाता है लहरें। ठीक, एंड रिप्रेजेंट्स आर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द विंड टू द सी। अब देखिए, वेव्स के बेसिकली क्या हो रहा है कि जो पानी है वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो यानी कि दैट इज पानी ऊपर नीचे मूव कर रहा है, मतलब क्या है, समुद्र मूव कर रहा है, वाटर मूव कर रहा है, और उसको एनर्जी मिली कहां से, मूव करने की एनर्जी मिली है, दैट इज फ्रॉम विंड। तो वो भी एक तरीके से क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है फ्रॉम विंड टू द सी। ठीक, the first wave energy project with a capacity of 150 megawatt has been set up at Vizhinjam near Trivandrum। ठीक है, त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम इज इन केरला। ठीक है, कैपिटल ऑफ केरला। ठीक है, तो वहां पर एक पहला वेव एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाया गया है जिसकी कैपेसिटी है लगभग 150 मेगावाट के आसपास। ठीक, फिर वाटर से, ओशियन से, सी से हम लोग एक तरीके से और एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, दैट इज द केस ऑफ टाइडल एनर्जी। एनर्जी कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टाइड्स। टाइड्स आपको पता है, हाई टाइड्स, लो टाइड्स वगैरह होती हैं, मतलब एक तो बेसिकली वेव्स होती है जो नॉर्मल मूव करती है, बाकी टाइड्स होती हैं। टाइड्स को आप समझ सकते हैं जिसमें ज्यादा हाई राइज वेव्स वगैरह होती हैं। ठीक है, हाई राइज वेव तरीके से होती है, तो उसको हम कैसे उसमें से, टाइड्स में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, एक रिजर्वॉयर बनाएंगे। ठीक है, जब बेसिन बनाएंगे बिहाइंड अ बैराज, एंड देन पासिंग टाइडल वाटर्स थ्रू टर्बाइंस इन दी बैराज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बेसिकली क्या होगा, देखिए, जैसे कि अगर हमारा ये नॉर्मल वो है, नॉर्मल लेवल है रिजर्वॉयर का, ठीक है, कोई भी ओशन वगैरह का, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक बैराज बना देंगे और यहां पर एक हमारा रिजर्वॉयर रहेगा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा कि जब पानी हमारा नॉर्मल स्थिति में आ रहा है तो ऐसा रहेगा, जब टाइड्स होंगे तो थोड़ा सा पानी ऊपर जाएगा, तो यहां से जो पानी आएगा उसको हम लोग यहां पर इकट्ठा कर लेंगे इस बैराज में। ठीक है ना, और बाद में हम इसको फिर एक तरीके से रिजर्वॉयर या बैराज की तरह यूज करके और यहां से इससे हम इलेक्ट्रिसिटी अपनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेम तरीके से, मतलब जैसे हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक में होता है वैसे ही, लेकिन यहां पर जो ये पानी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं वो कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ दिस टाइड। तो इसको बोला जाता है टाइडल एनर्जी। ठीक, अ मेजर टाइडल वेव पावर प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ऑफ ₹5,000 crores
इज प्रपोज्ड टू बी सेटअप इन दी हंथाल क्रीक इन द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ में एक रीजन है दैट इज नोन एज हंथाल क्रीक, ठीक है, सर क्रीक भी जहां पर है, वहां पर बेसिकली एक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है टाइडल वेव का, जिसकी कॉस्ट लगभग है कितनी, 5000 करोड़ के आसपास। ठीक, इसके बाद एक फॉर्म ऑफ एनर्जी और है दैट इज नोन एज बायोमास। ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी है, देखते हैं क्या है। बायोमास इज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स डिराइव्ड फ्रॉम द कार्बोनेशियस वेस्ट ऑफ वेरियस ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज। ठीक है, कार्बोनेशियस मतलब ऑर्गेनिक कह सकते हैं, विच कंटेन्स कार्बन। ठीक, तो ध्यान रखेंगे रिन्यूएबल है, पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो गया बायोमास का, इट इज रिन्यूएबल। दूसरा ये है कि इसमें कहां से आएगा, कार्बोनेशियस वेस्ट ऑफ ह्यूमंस एंड नेचुरल एक्टिविटीज, दोनों का है। ठीक, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूमरस सोर्सेज। अब इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, देखिए, बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द टिम्बर इंडस्ट्री, मतलब जो लकड़ी की इंडस्ट्री होती है वहां का जो बाय प्रोडक्ट है उससे हो सकता है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का बाय प्रोडक्ट हो सकता है, ग्रासी एंड वुडी प्लांट्स जो है रेसिड्यूज फ्रॉम एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, ऑयल रिच एल्गी एंड द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर है, जो वर्ड जिस पर आपको फोकस देना है, ध्यान देना है, वो है कार्बोनेशियस। और कार्बोनेशियस मतलब मैंने आपको पहले बता दिया ऑर्गेनिक होना चाहिए। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके घर के कूड़े में प्लास्टिक पड़ा हुआ है और आप ये कह दें कि हाँ प्लास्टिक से बायोमास बनाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसलिए यहां पर बोला गया है ऑर्गेनिक कंपोनेंट होना चाहिए। ठीक, बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, बायोमास इज अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर द कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स फॉर हीटिंग एंड एनर्जी जनरेशन पर्पस। अब एक कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, आपका कोल हो गया, ठीक है, आपका पेट्रोलियम हो गया, दीज आर ऑल कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स। तो इनके लिए आप कह सकते हैं एज अ सब्सटीट्यूट, एज एन ऑल्टरनेट, एज अ विकल्प के तौर पर ये काम कर सकता है बायोमास। ठीक, बर्निंग बायोमास रिलीजेस अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। यानी कि एक बात ये बोली जा रही है कि बायोमास को जलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कार्बन है तो जलेगा, तो कार्बन से तो क्या होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। लेकिन यह बोला जा रहा है कि बायोमास को जलाने से और फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से लगभग जो अमाउंट ऑफ कार्बन है वो सेम निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग सेम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हाउएवर fossil fuels release carbon dioxide captured by photosynthesis over its formative years। ठीक है, अब fossil fuel क्या होगा, fossil fuel जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि वो कैप्चर भी तो करते हैं, वो भी तो प्लांट्स ही हैं। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या है, जो डेड एंड डीके ऑफ प्लांट्स होता है। अब वो फोटोसिंथेसिस से क्या कर रहे हैं, पहले वो कार्बन को स्टोर कर रहे हैं और उसी कार्बन को या उसी कार्बन डाइऑक्साइड को जब वो फिर जल रहा है तो वो रिलीज कर रहे हैं। ठीक, बायोमास क्या करेंगे, बायोमास ऑन द अदर हैंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज लार्जली बैलेंस्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर्ड इन इट्स ओन ग्रोथ। ठीक है, मतलब ये वाले में तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब डेड एंड डीकिंग हो रहा है, फॉर्मेटिव ईयर्स मतलब जिस समय वो डीके कर रहा है उस समय। ठीक, और बायोमास में क्या होगा, जैसे लकड़ी जैसे है, मान लीजिए कोई प्लांट है, अब लकड़ी मतलब वुडी प्लांट्स हम की बात कर रहे हैं, तो जब वो उग रहा है व्हेन इट इज इन द ग्रोइंग स्टेज, तो उसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी उसको फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब जब वो फोटोसिंथेसिस में कार्बन को वो क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से वो कार्बन को खींच रहा है, यानी कि वो कार्बन को कम कर रहा है सराउंडिंग से। अब जब उसको हम बाद में जला रहे हैं तो उतना ही कार्बन वो क्या कर रहा है, लगभग छोड़ दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको कह सकते हैं कि इट इज नेट कार्बन न्यूट्रल। वो सराउंडिंग में या एटमॉस्फेयर में अपनी तरफ से कार्बन को ना तो ऐड कर रहा है और ना ही कम कर रहा है। जितना वो फोटोसिंथेसिस से एब्जॉर्ब करता है उसको जलाते समय वो उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दे रहा है, रिलीज कर दे रहा है। ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिखी गई है, depending how much energy was used to grow, harvest and process the fuel. Hence, biomass does not add carbon dioxide to the atmosphere as it absorbs the same amount of carbon in growing as it releases when consumed as a fuel. ठीक है, वही बात बोली गई है कि इसको उगाने में जितनी कार्बन को ये एब्जॉर्ब करता है उतना ही जब इसको एज अ फ्यूल हम जलाते हैं बायोमास के रूप में तो उतना ही कार्बन ये क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो इसलिए ये कोई नेट कार्बन ऐड नहीं कर रहा है, तो यू कैन से दैट इट इज बीइंग अ नेट कार्बन न्यूट्रल। ठीक, मतलब एक इसका आप कह सकते हैं, अगर मान लीजिए बायोमास के ऊपर कभी आपका क्वेश्चन आता है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक में आप एक ये भी लिख सकते हैं कि इट इज नेट कार्बन न्यूट्रल। ठीक है, नेट कार्बन न्यूट्रल मतलब ये जितना कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जो है वो एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस उतना ही जब हम इसको एज अ फ्यूल जलाते हैं तो ये रिलीज कर देता है, तो उससे नेट कार्बन एडिशन नहीं होता। ठीक, अगला हो गया केमिकल प्रोसेसेस जैसे कि गैसिफिकेशन, कंबस्शन एंड पायरोलिसिस कन्वर्ट बायोमास टू यूजफुल प्रोडक्ट्स
एंड कंबशन बीइंग द मोस्ट कॉमन ऑफ देम। ये तीन प्रोसेस हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं कि बायोमास को अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, गैसिफिकेशन मतलब हम बायोमास तो सॉलिड होता है, उसको हम गैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंबशन मतलब उसको हम जला सकते हैं। पायरोलिसिस का मतलब होता है, बेसिकली अभी आगे जाके हम लोग उसको देखते हैं, लेकिन पायरोलिसिस का मतलब ये होता है कि हम उसको क्या कर रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको बर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से भी ये बोला जा रहा है कि इन तीनों प्रोसेसेस में से जो कंबशन की प्रोसेस है ये सबसे ज्यादा कॉमन है। ईच ऑफ द टेक्नोलॉजीज मेंशन्ड प्रोड्यूसेस अ मेजर कैलोरीफिक एंड प्रोडक्ट एंड अ मिक्सचर ऑफ बाय प्रोडक्ट। यानी कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं ये एक ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं, एंड प्रोडक्ट बनाती हैं जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि 1 किलो 1 kg ऑफ फ्यूल जलाने से आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, दैट इज बेसिकली दी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। ठीक है, ये होता है। तो यानी कि इनसे जितनी भी हमें कैलोरीफिक जितने भी हमें एंड प्रोडक्ट्स मिलेंगे या बाय प्रोडक्ट्स मिलेंगे उनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी और कुछ मिक्सचर ऑफ बाय प्रोडक्ट्स जो है वो भी मिलेंगे। द प्रोसेसिंग मेथड इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड ओरिजिन ऑफ फीड स्टॉक्स। ठीक है, अब ये जैसे गैसिफिकेशन है या पायरोलिसिस है या कंबशन है, तो कौन सा हम प्रोसेस का यूज करेंगे, कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, वो डिपेंड करेगा उसका सिलेक्शन इस बेसिस पे कि नेचर एंड ओरिजिन ऑफ फीड स्टॉक क्या है, उनका फिजियोकेमिकल स्टेट क्या है और उनका एप्लीकेशन स्पेक्ट्रम क्या है, कि हम उससे जो फ्यूल हमें मिलेगा उसको हम कहां पर यूज करेंगे। मान लीजिए अगर हमें गैस की जरूरत है तो हम गैसिफिकेशन का यूज करेंगे, कंबशन करके गैस तो हमें मिलेगी नहीं। ठीक है ना, पायरोलिसिस से अगर हमें बायोचार मिल रहा है या बायो ऑयल मिल रहा है, अगर हमें बायोचार का यूज करना है, बायोचार इज नथिंग बट बायोचारकोल, जो 2020 के क्वेश्चन में आया भी था एक टर्म, बायोचारकोल जो है या बायोचार जो है बेसिकली वो पायरोलिसिस प्रोसेस से बनता है। अब अगर हमें बायोचार की जरूरत है तो हम गैसिफिकेशन नहीं कर सकते, या अगर हमें गैस की जरूरत है तो हम पायरोलिसिस नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमारा क्या एप्लीकेशन रहने वाला है उस फ्यूल के प्रोडक्ट का, उसके आधार पर ही हम जो अपना प्रोसेसिंग मेथड है वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे एनएरोबिक डाइजेशन और बायोमीथेनेशन। ठीक है, पहली बात तो इस वर्ड को आप बड़े अच्छे से समझ जाइए। एनएरोबिक का मतलब होता है, एरोबिक इज रिलेटेड टू एयर, एनएरोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, यानी कि एयर नहीं है, एयर नहीं है मतलब ऑक्सीजन नहीं है, बिकॉज ऑक्सीजन ही एक ऐसी गैस है इन दी एटमोस्फेयर विच हेल्प्स इन बर्निंग। ठीक, देखिए बायोमीथेनेशन और मीथेनोजेनेसिस इज अ साइंटिफिक प्रोसेस वेयर बाय एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको एयर की या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इन एन एनएरोबिक एनवायरमेंट डीकंपोज बायोडिग्रेडेबल मैटर प्रोड्यूसिंग मीथेन रिच बायोगैस एंड एफ्लुएंट। ठीक है, मीथेन रिच गैस बनेगी, इसीलिए इसका नाम जो है बायोमीथेनेशन है। ठीक, द थ्री फंक्शंस दैट टेक प्लेस सीक्वेंशियली आर हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस एंड मीथेनोजेनेसिस। ये तीनों प्रोसेस एक एक करके होती है। हाइड्रोलिसिस इज बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, एसिडोजेनेसिस का मतलब है कि एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, एंड मीथेनोजेनेसिस का मतलब तो यही हो गया कि जो आपके एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं एनारोबिक एनवायरनमेंट पे वो बायोडिग्रेडेबल मास को, मैटर को क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं और मीथेन रिच गैस बना रहे हैं, दैट इज योर मीथेनोजेनेसिस। ठीक, चलिए इसके बाद ये तो हो गया ये वाला, यानी कि एनारोबिक डाइजेशन या फिर बायोमीथेनेशन। इसके बाद अगर हम लोग कंबशन की बात कर लेते हैं, कंबशन मतलब है सिंपल जलाना, जिसको इंसिनरेशन भी बोला जाता है। ठीक, इसमें क्या होगा, इन दिस प्रोसेस वेस्ट इज डायरेक्टली बर्न्ड। इसमें जो वेस्ट है, जो बायो वेस्ट है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली जलाया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ठीक है, एक्सेस एयर यानी कि ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट रहेगी एट हाई टेम्परेचर, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर यहां पर रहेगा, जिससे क्या है कि हीट एनर्जी रिलीज होगी, इनर्ट गैसेस एंड ऐश। ठीक है, इनर्ट गैसेस और ऐश जो है, जो राख होगी वो भी निकलेगी। कंबशन रिजल्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ 65 to 80% ऑफ हीट कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर टू हॉट एयर, स्टीम एंड हॉट वाटर। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो हम चीज को जला रहे हैं, जलाने से हमें हीट एनर्जी मिलेगी, उस हीट एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्टीम के फॉर्म में या हॉट वाटर के फॉर्म में उसको, मतलब पानी गर्म कर सकते हैं, उसे स्टीम बना सकते हैं और उसको हम कहीं पर यूज कर सकते हैं। यही चीज यहां पर लिखी गई है, द स्टीम जनरेटेड इन टर्न कैन बी यूज्ड इन स्टीम टर्बाइंस टू जनरेट पावर। ठीक है, स्टीम टर्बाइंस वगैरह होते हैं, जैसे कि कोल पावर प्लांट्स होते हैं, वहां पर क्या होता है, कोयले से पानी को गर्म किया जाता है बॉयलर वगैरह में। ठीक है, और उसके बाद उसी जो स्टीम बनती है उसको हम लोग टर्बाइंस में भेजते हैं, दैट इज बेसिकली स्टीम टर्बाइन, जिसको हम कोल बेस्ड पावर प्लांट्स बोलते हैं, दैट इज बेसिकली दे यूज द स्टीम टर्बाइंस। तो स्टीम टर्बाइंस में हमें स्टीम चाहिए तो हम स्टीम को ऐसे बायोमास से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, उसको गर्म करके। नेक्स्ट इज योर पायरोलिसिस और गैसिफिकेशन। पायरोलिसिस क्या है,
पायरोलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ब्रॉट अबाउट बाय हीट। ठीक, केमिकल डिकम्पोजिशन है किसका? ऑर्गेनिक मैटर का, जिससे कैसे होगा? हीट से। इन दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिक मटेरियल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, फिर से ध्यान रखिएगा, ये भी एक तरीके से एनारोबिक कंबशन हो गया। ठीक, until the molecules thermally break down to become a gas comprising small molecules collectively known as syngas, उसको बोला जाता है syngas। Gasification can also take place as a result of partial combustion of organic matter in the presence of a restricted quantity of oxygen or air। ठीक है, यानी कि एक तो ये हो गया कि एब्सेंस ऑफ एयर या ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि पार्शियल कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रेस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन या एयर में भी हो सकता है। द गैस सो प्रोड्यूस इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस। इस तरीके से जो गैस बनेगी दैट इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस। एंड द गैस प्रोड्यूस बाय पायरोलिसिस मेनली कंप्राइज, उसमें ज्यादा क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा लगभग 25% के आसपास, हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन रहेंगे 15% के आसपास, और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन रहेगा लगभग 60% के आसपास। ठीक, इसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा कि जो ये सिन गैस बनी है इसको क्लीन करना। ठीक है, या प्रोड्यूसर गैस को क्लीन करना। देयर आफ्टर द गैस इज बर्न्ड इन इंटरनल कंबशन इंजन, जनरेटर सेट्स और टर्बाइंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद जब वो गैस को क्लीन कर देते हो तो उसको इंटरनल कंबशन इंजन्स में या फिर टर्बाइंस में चला के उसका यूज करके जनरेटर वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद एक प्रोसेस और है दैट इज नोन एज को जनरेशन। ठीक, को जनरेशन वर्ड से ही आप समझते हैं, को मतलब होता है साथ में। ठीक है, और साथ में जनरेशन हम कर रहे हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है? को जनरेशन इज प्रोड्यूसिंग टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फ्यूल, यानी कि एक ही फ्यूल से अगर हम दो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज नोन एज को जनरेशन। वन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मस्ट ऑलवेज बी हीट, उनमें से एक तो हमेशा हीट होनी चाहिए और दूसरी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है या फिर मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकती है। ठीक, इन अ कन्वेंशनल पावर प्लांट, जो कन्वेंशनल पावर प्लांट हमारे होते हैं, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर क्या है कि फ्यूल को जलाया जाता है बॉयलर में टू जनरेट हाई प्रेशर स्टीम। ठीक है, हाई प्रेशर स्टीम बनती है एंड दिस स्टीम इज यूज्ड टू ड्राइव अ टरबाइन। ठीक है, जो स्टीम टरबाइंस होती है वहां से उन स्टीम टरबाइंस को बेसिकली जो स्टीम बनती है उससे चलाया जाता है, which in turn drives an alternator through a steam turbine to produce electric power। यानी कि वो जो टरबाइन घूमेगी, टरबाइन की शाफ्ट घूमेगी, उससे फिर पूरा का पूरा जो आपका रोटर वगैरह है वो जुड़ा होगा, जो जनरेटर का पार्ट है वो जुड़ा होगा और वहां से इलेक्ट्रिक पावर जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब लेकिन इसके बाद क्या है? द एग्जॉस्ट स्टीम इज जनरली कंडेंस्ड टू वाटर विच गोज बैक टू द बॉयलर। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, स्टीम जब ब्लेड पर टकराएगी, ठीक है, स्टीम ब्लेड पर टकराएगी तो क्या होगा कि ब्लेड घूमेगी। ठीक है, टरबाइन की ब्लेड घूम गई, रोटर घूम गया, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। लेकिन जो वो स्टीम बच गई है, ठीक है, जो स्टीम एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आउटलेट पर आपको मिलेगी, उसका आप क्या करेंगे? अब उसमें तो एनर्जी है क्योंकि वो स्टीम है, एनर्जी है। अब उस एनर्जी को अगर आप डायरेक्टली कंडेंस कर लेते हैं पानी में, तो जो उसके पास वो हीट एनर्जी थी वो क्या हो गई? वो बर्बाद हो जाएगी। ठीक, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उस स्टीम को जनरेट करने के लिए आपने पीछे से इनपुट तो बहुत दिया था, आपने कोयला जलाया था। ठीक है, अब उस कोयला जलाने के बाद आपने वो स्टीम प्रोड्यूस कर ली और उस स्टीम को फिर आपने वैसे ही कंडेंस कर दिया। अब स्टीम को तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप वैसे भी कहीं पर कलेक्ट कर लेंगे तो कंडेंस तो हो ही जाएगी, उसके लिए आपको कोई एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। ठीक है ना, तो एक तरीके से वो क्या हुआ कि कोयला जलाने से आपने जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करी है वो एनर्जी क्या हो गई? बर्बाद हो गई, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए क्या है, एज द लो प्रेशर स्टीम हैज अ लार्ज क्वांटम ऑफ हीट। लो प्रेशर स्टीम मतलब जो स्टीम टरबाइन को पार कर गई ही है वो। ठीक है, हाई प्रेशर स्टीम से तो टरबाइन टकराएगी, टरबाइन पे वो टकराएगी, टरबाइन के ब्लेड्स पे, टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाएगी, लेकिन जो एनर्जी उसके बाद जो स्टीम उसको पार कर चुकी है, विच हैज बिकम अ लो प्रेशर स्टीम, उसके पास हीट बहुत ज्यादा है। ठीक, विच इज लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कंडेंसिंग। और जब उसको कंडेंस कर रहे हैं तो वो हीट जो है वो क्या हो जाएगी? वो लॉस हो जाएगी। ठीक, इसीलिए जो कन्वेंशनल पावर प्लांट्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी काफी कम होती है, लगभग 35% के आसपास। ठीक, इन अ कोजनरेशन प्लांट, अब कोजनरेशन प्लांट में हम क्या करते हैं कि जो लो प्रेशर एग्जॉस्ट स्टीम है जो विच इज कमिंग आउट ऑफ द टरबाइन इज नॉट कंडेंस्ड, उसको हम एज सच कंडेंस्ड नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कंडेंस करने का मतलब क्या है कि एनर्जी लॉस हो गई। ठीक, कंडेंस हम उसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसको यूज कर रहे हैं किसके लिए? हीटिंग पर्पस के लिए, फैक्ट्रीज में और हाउसेज में। और उससे हमारा क्या होगा
कि एनर्जी की जो एफिशिएंसी लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और 75 टू 90% जो है एनर्जी का एफिशिएंसी हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें वही है कि 30-35% तो आपने स्टीम टरबाइन में यूज़ कर ली, बाकी 35-40% आप लोग क्या कर सकते हैं, हीटिंग पर्पज में यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो एनर्जी आपकी कंडेंस करने की वजह से वेस्ट हो रही थी वो वेस्ट नहीं हो रही है। ठीक है ना, आपने उस वेस्ट हीट को क्या करा, एक तरीके से रिकवर कर लिया है। ठीक, तो since cogeneration can meet both power and heat needs, it has other advantage as well in the form of significant cost savings for the plant and reduction in emissions of pollutants due to reduced fuel consumption। ठीक है, तो इसके दोनों देखिए, पावर भी हमें मिल गई थी, जैसे हमने स्टीम से बात करी, स्टीम हमारा क्या था, जैसे कोयला हमने जलाया, कोयला इज वन फ्यूल, उससे हमें स्टीम मिली, तो उससे हमारी टरबाइन चली है, टरबाइन से इलेक्ट्रिक पावर बन गई, दैट इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, और दूसरी एनर्जी हमने हीट उससे निकाल ली। ठीक है, तो ये जो को जनरेशन है, इससे हमारी पावर की नीड भी पूरी हो रही है, हीट की नीड भी पूरी हो रही है। तो इसके अदर एडवांटेजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे कि जो प्लांट्स की कॉस्ट कम लगेगी। क्यों कम लगेगी प्लांट्स की कॉस्ट? ऑब्वियस सी बात है कि अगर एफिशिएंसी बढ़ गई तो कॉस्ट कम लगेगी। दूसरी चीज ये है कि एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स जो हो रहे थे उसको भी रिड्यूस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक चीज पहले भी पढ़ी थी कि अगर हम आपसे जो पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके गर्म पानी को अगर हम किसी रिवर वगैरह में ड्रेन कर देते हैं तो वो वहां की जो मरीन लाइफ है, जो एक्वेटिक लाइफ है, उसके लिए भी सही नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए एक तरीके से जो वो हॉट वाटर होगा वो आपका एक्वेटिक या मरीन पॉल्यूशन कर सकता है, मरीन इकोसिस्टम को वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट ओनली, तो उसमें भी कमी आएगी। तो ये दोनों फायदे हैं। Even at conservative estimates, the potential of power generation from cogeneration in India is more than 20,000 megawatt. Conservative estimates का मतलब है कि अगर हम बिल्कुल कम से कम एस्टिमेट्स भी लगाएं, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि गुंजाइश जितनी है उससे अगर हम अपना हाथ खींच के भी कुछ चीज़ का एस्टिमेट कर रहे हैं कि कम से कम अगर हम एस्टिमेट्स लें, तब भी इंडिया में 20,000 मेगावाट की तो कैपेसिटी लगभग इसमें है। किसमें से? को जनरेशन में से। ठीक है, Since India is the largest producer of sugar in the world, bagasse-based cogeneration is being promoted. bagasse-based cogeneration basically क्या होता है कि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में शुगर तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है वर्ल्ड की। ठीक है, तो bagasse based क्या होता है कि जब शुगर केन होता है और जो शुगर केन को जब क्रश किया जाता है तो क्रश करने का उसका जूस बेसिकली काम आता है। ठीक है, जिससे शुगर प्रोड्यूस की जाती है। अब जो बाकी उसका जो एक तरीके से कह सकते हैं रेसिड्यू बच गया, शुगर केन का जो रेसिड्यू है जब जूस निकालने के बाद बच जाएगा, दैट इज नोन एज बगास। और उसको क्या करते हैं, उसको फिर क्रश वगैरह करके एज अ फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं ताकि उससे भी एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, उससे जो एनर्जी मिलती है उसका यूज दो तरीके से है। एक तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं जो प्लांट में यूज होगी, शुगर प्लांट में यूज होगी। ठीक है ना, और दूसरा उससे हम आसपास के जगहों पर भी एनर्जी दे सकते हैं। ठीक, तो दैट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ, एक तो उससे फ्यूल का तरह काम कर रहा है, दूसरे से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो दैट इज बेसिकली अ बगास बेस्ड कोजनरेशन, और इंडिया में ये यूज होता है। ठीक, अगर हम इंडिया में पोटेंशियल की बात करें इन एनर्जीज की, स्पेशली बायोमास की, तो बायोमास एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉर्मिंग 32% ऑफ द टोटल प्राइमरी एनर्जी यूसेज इन द कंट्री। ठीक, with more than 70% of the Indian population dependent on its for its energy needs। अब 70% क्यों है? ठीक है, इंडिया का आपको एक तरीके से सेटअप पता है। ठीक है, सेटअप पता है मतलब आप लोगों को ये चीज पता है कि इंडिया में रूरल पॉपुलेशन आज की डेट में क्या है, ज्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू अर्बन पॉपुलेशन। तो रूरल एरियाज में आप लोगों को पता है कि वहां पर जो एनर्जी नीड्स वगैरह है वो बायोमास से ही होगा। वहां पर लोगों के पास कुकिंग गैस और ये सब चीजें तो ऐसा उतनी ज्यादा नहीं है, धीमे धीमे आ रही हैं, लेकिन उनका जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बायोमास ही रहेगा। ठीक है, द करंट अवेलेबिलिटी ऑफ बायोमास इज एस्टिमेटेड एट अबाउट 450 to 500 million tons annually, translating to a potential of around 18,000 megawatt। ठीक है, करंट अवेलेबिलिटी जो बायोमास की है वो लगभग कितनी है, 450 से 500 मिलियन टन्स की, और जिससे हमें यह पता लगता है कि एनुअल पोटेंशियल हमारे पास कितना है, लगभग 18,000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस हम उससे कर सकते हैं। इन एडिशन अबाउट 5,000 मेगावाट एडिशनल पावर कुड बी जनरेटेड थ्रू बगास बेस्ड कोजनरेशन इन द कंट्रीज 550 शुगर मिल्स। यहाँ पे जो 550 लगभग शुगर मिल्स हैं उससे हम लोग 5,000 मेगावाट की कोजनरेशन के थ्रू, बगास बेस्ड कोजनरेशन से भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई पोटेंशियल की बात। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर हम बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ओवर 300 बायोमास पावर एंड कोजनरेशन प्रोजेक्ट्स एग्रीगेटिंग 3,700 megawatts have been installed in the country for feeding powers to the grid। ठीक है, लगभग 300 बायोमास पावर और कोजनरेशन के प्लांट्स यहां पर जिनकी कैपेसिटी लगभग 3,700 मेगावाट के आसपास है वो इंस्टॉल किए गए हैं।
ऑल्सो 30 बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स एग्रीगेटिंग अबाउट 350 मेगावाट्स आर अंडर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन। इन पर कुछ पे काम चल भी रहा है। ठीक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आर द लीडिंग स्टेट्स इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ बगास कोजनरेशन प्रोजेक्ट्स। और बगास कोजनरेशन प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, महाराष्ट्र है, यहां पर शुगर मिल्स ज्यादा है, यहां पर शुगर का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो वहीं पर बगास कोजनरेशन हो सकता है। ठीक है, इन द बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु हैव टेकन लीडरशिप पोजीशन। यानी कि इन स्टेट्स में क्या है, बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स ज्यादा है। द गवर्नमेंट प्लान्स टू मीट 20% ऑफ द कंट्रीज डीजल रिक्वायरमेंट्स बाय 2020 यूजिंग बायोडीजल। ठीक है, सरकार ने यह प्लान किया है कि जितना देश में डीजल की रिक्वायरमेंट है, खपत है, उसका 20% जो है वो बायोडीजल से पूरा किया जाएगा। और पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ बायोडीजल प्रोडक्शन हैव बीन आइडेंटिफाइड इन वाइल्ड प्लांट्स जैसे कि जेट्रोफा कार्कुस, नीम, महुआ, करांच, सिमरोंबा एक एक्सोटिक ट्री होता है। इन सबसे बेसिकली क्या बनाया जा सकता है, बायोडीजल जो है बनाया जा सकता है। बायोडीजल को लेकर भी क्वेश्चन इस बार के जो पेपर था प्रीलिम्स का 2020 उसमें क्वेश्चन आया था कि ऐसे कौन सी चीजें हो सकती हैं जिनसे बायोडीजल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सेवरल इंसेंटिव स्कीम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू रिहैबिलिटेट वेस्ट लैंड्स थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ जेट्रोफा। तो इस तरह की कुछ इंसेंटिव स्कीम्स वगैरह भी लाई गई हैं जिसमें यह बोला गया है कि वेस्ट लैंड को, आप अपनी वेस्ट लैंड को क्या करें, उस पर जेट्रोफा उगाएं और उसके लिए आपको इंसेंटिव्स वगैरह जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा इसमें 1-2 पॉइंट्स और हैं जिसके बारे में हम लोगों को बात करनी है, उसको अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को उसी के साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस के साथ साथ नोट्स भी मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, और क्विजेस भी आप लोगों के लिए वहां पर बहुत जल्द जो है वो अपडेट कर दिए जाएंगे। उस कोर्स में एनरोल करने के लिए लिंक आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में अगर कोई भी टेक्निकल क्वेरी आप फेस कर रहे हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या बताना चाहें तो उसके लिए आप हमसे हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।